जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस क्लास में रीट 27 फरवरी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन इन क्वेश्चनों से प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ये क्वेश्चन आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। चलिए बिना देरी हुए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक टाइम टू टाइम आसानी से पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी जुड़वा राजधानी पिंगट में स्थित है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिंगट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी भवन इमारत कौन सी थी? तो इसकी सबसे बड़ी भवन इमारत अन्नागार थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी जो भवन इमारत थी वो अन्नागार थी। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह स्थल कौन सा था? बनवाली था, बनवाली नहीं था। रंगपुर, रंगपुर नहीं था। बनवाली, बनवाली भी नहीं था। कालीबंगा, कालीबंगा भी नहीं था। लोथल, लोथल था। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो भारत में स्थित है, धौलावीरा। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं स्थित है, ये भारत और पाकिस्तान में मिलकर स्थित है। रंगपुर, रंगपुर भी नहीं। लोथल, लोथल एक बंदरगाह है, ये भी नहीं सबसे बड़ा है। राखीगढ़, भारत सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ है, जो भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रोपड़, रोपड़ भी नहीं है। बनवाली, बनवाला भी नहीं। चनहुदड़ो, यहाँ पे हुदड़ो होगा, चनहुदड़ो भी नहीं है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो है, शहर के नाम पे आपका मोहनजोदड़ो आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 2 वर्गों में बटा हुआ था? बिल्कुल नहीं बटा हुआ था। 4 वर्गों में बटा, बिल्कुल से 4 वर्गों में बटा हुआ था। 6 वर्गों में नहीं बटा हुआ था और ना ही 3 वर्गों में बटा हुआ। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें विद्वान हो गया, योद्धा हो गया और 3 नंबर पे व्यापारी और चौथे नंबर पे श्रमिक। इन 4 वर्गों में सिंधु सभ्यता का समाज बटा हुआ था। अगले नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टेराकोटा का सिक्का किस चीज का बना था? चांदी का बना था? बिल्कुल नहीं बना था। सोने का बना था? सोने का भी नहीं बना था। तांबे का बना था? तांबे का भी नहीं बना था। मिट्टी का? बिल्कुल सही, टेराकोटा का सिक्का मिट्टी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मौर्य काल में किस प्रकार के सिक्के का प्रचलन था? मौर्य काल में सोने के सिक्के का प्रचलन बिल्कुल नहीं था। मिट्टी के सिक्कों का प्रचलन था? बिल्कुल नहीं था। चांदी के सिक्कों का प्रचलन था? बिल्कुल सही यही होगा। शीशे का प्रचलन था? शीशे का सिक्के का प्रचलन सातवाहन काल में था, इसमें मौर्य काल में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मौर्य शैली का सिक्का किसके शासन काल में प्रयोग में आया? शेरशाह सूरी के शासन काल में आया? बिल्कुल नहीं आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था? बिल्कुल सही आया था। हुमायूं के शासन काल में आया था? नहीं आया था। फाहियान के भी शासन काल में नहीं आया था। मौर्य शैली का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रयोग में आया था। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 नहीं है, अब इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इन बिंदुओं को हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण विदेशी व्यापारी आए हैं, विदेशी आए हैं जो भारत में का भ्रमण किया है। पहला नंबर देखते हैं फायन। फायन 399 ईस्वी में आया है, भारत आया है। फीक्यू की पुस्तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था और फीक्यू की इनकी पुस्तक है। उस समय के भवन तथा कौड़ी की इसने चर्चा की थी। अगले नंबर पर देखते हैं संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी की में आया था।
ये चीन से आया था। ये अपने 3 वर्षों के यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। अगले नंबर देखते हैं ह्वेनसांग। ये 629 ईस्वी में भारत आया था। ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये एक चीनी यात्री था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन दोनों किया। इसे राज इसे जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अगले नंबर पे देखते हैं इब्न बतूता। ये मोरक्को का रहने वाला है। ये 7,000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगले नंबर पे देखते हैं इत्सिंग। इत्सिंग 673 ईस्वी में आया। ये एक चीनी यात्री था। ये त्रिपिटक की 400 प्रतियां अपने साथ लेकर चीन गया था। अगले नंबर पे देखते हैं बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकें सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। दो पहले एक नंबर पे है सुत पिटक, दूसरे नंबर पे है विनय पिटक और तीसरे नंबर पे है अभिधम्म पिटक। अगले नंबर पे देखते हैं वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कास्तुकी ऐतरेय हैं। ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और ऋग्वेद का उपयुक्त आयुर्वेद है और उपयोग उपवेद के ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। अगले नंबर पर देखते हैं दूसरा वेद सामवेद। सामवेद के ज्ञानी को उद्गाथा कहते हैं और इसका ब्राह्मण ग्रंथ पंचवेश है। इनके उपवेद जो है गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद के जो है ज्ञानी को नारद कहते हैं। अगले नंबर पर देखते हैं तीसरे नंबर पे यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को तैतरेय शतपथ है और इसके उपवेद जो हैं धनुर्वेद हैं और उपवेद के ज्ञाता विश्वामित्र जी हैं। अगले नंबर पर देखते हैं 4 अथर्ववेद। अथर्ववेद के ज्ञानी जो है ब्रह्मा जी हैं और इस ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और उसका उपवेद जो है शिल्पवेद है और शिल्पवेद के ज्ञानी विश्वकर्मा है। इस प्रकार आपके ये वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे देखते हैं किस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ जौ का ज्ञान था, गेहूं का भी ज्ञान था और चावल को भी ज्ञान, तंबाकू का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 वेदों की संख्या कितनी है। 1 थे बिल्कुल नहीं, 5 बिल्कुल नहीं, 7 नहीं है, 4 बिल्कुल सही। वेदों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है। इंद्र के लिए हुआ है बिल्कुल सही। अग्नि के लिए नहीं हुआ, ना ही वरुण के लिए हुआ और ना ही सोम के लिए हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। अगले नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऋग्वेद को कहा जाता है बिल्कुल नहीं कहा जाता है। उपनिषद को कहा जाता है, उपनिषद को भी नहीं कहा जाता है। आयुर्वेद को कहा जाता है, आयुर्वेद को भी नहीं कहा जाता। सामवेद को कहा जाता है बिल्कुल सही। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में 12 मंडल हैं बिल्कुल नहीं है। 13 मंडल है बिल्कुल नहीं। 10 मंडल है बिल्कुल सही। 11 भी मंडल नहीं है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती है। यहाँ मानी होगा, मानी जाती थी तो इसमें होगा सरस्वती नदी बिल्कुल सही। गंगा को नहीं माना जाता है, सतलुज को भी नहीं माना जाता और ना ही सिंधु को माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब आया है। ऋग्वेद काल में आया बिल्कुल नहीं आया है। उत्तर वैदिक काल में आया बिल्कुल सही, उत्तर वैदिक काल में आया। महाकाव्य काल में भी नहीं आया और न ही सूत्र काल में आया है। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आया। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 वैदिक युग में यह शब्द
यो कहा जाता था, गेहूं को कहा जाता था, बिल्कुल नहीं कहा जाता था। जौ को कहा जाता है, बिल्कुल नहीं कहा जाता। चावल को कहा जाता है, चावल को भी नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। वैदिक युग में यौ जौ को कहा जाता था। अगले नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्राचीनतम पुराण है, मत्स्य पुराण है, बिल्कुल सही है। भागवत पुराण नहीं है, विष्णु पुराण भी नहीं है, और ना ही वायु पुराण है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण के में है। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? इंद्र को प्राप्त है, इंद्र को नहीं प्राप्त है। विष्णु को प्राप्त है, विष्णु को भी नहीं प्राप्त है। प्रजापति को प्राप्त है, बिल्कुल सही। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्रजापति को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ऋग्वेद काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? अग्नि थे, अग्नि नहीं थे। इंद्र थे, बिल्कुल सही। वरुण भी नहीं थे, और न ही सूर्य थे। ऋग्वेद काल में सबसे प्रधान देवता जो है इंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 21 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं, बिल्कुल नहीं। 1020 हैं, बिल्कुल नहीं। 1028 सूक्त हैं, बिल्कुल सही। 1128, बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ जी ने की थी, गुरु वशिष्ठ ने की थी, बिल्कुल नहीं की थी। गुरु विश्वामित्र ने की थी, बिल्कुल सही, गुरु विश्वामित्र ने की थी। इंद्र ने नहीं की थी, न परीक्षित ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आर्यों का प्रीपस कौन था? घोड़ा था आर्यों का प्रीपस, बिल्कुल सही। गाय नहीं थी, और ना ही हाथी थे, और ही ना बैल था। आर्यों का प्रीपस घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी, बिल्कुल सही। शहरी नहीं थी, ना ही खाना बदोश थी, ना ही जनजाति थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, बिल्कुल सही। 101 नहीं है, और ना ही 106, और ना ही 102 है। क्वेश्चन नंबर 26 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है। अगले नंबर पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु नदी है, बिल्कुल सही है। सरस्वती नहीं है, और ना ही गंगा नदी है, ना ही सतलज नदी है। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आठ सातवां मंडल समर्पित है, बिल्कुल नहीं। सातवां आठवां मंडल, बिल्कुल नहीं। नौवां मंडल, बिल्कुल सही। 10वां मंडल, ये भी नहीं सही। ऋग्वेद को नौवा ऋग्वेद में सोम देवता को नौवा मंडल पूर्णतः समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है? ऋग्वेद से चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। सामवेद से चलता है, सामवेद से भी नहीं चलता है। ब्राह्मण ग्रंथों से चलता है, बिल्कुल नहीं। यजुर्वेद से चलता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यज्ञ संबंधी विधियों विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। अगले नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का आधारित है, बिल्कुल नहीं। सामवेद का, बिल्कुल सही। अथर्ववेद का भी नहीं आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? 1028 रचनाएं, बिल्कुल सही। 1017 नहीं है, ना ही 1128 है, और ना ही 1020 है। ऋग्वेद में रचनाओं की संख्या 1028 है। क्वेश्चन नंबर 31 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32।
ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा में विश्वास करती थी? बिल्कुल नहीं करती थी। एक ईश्वरवाद में विश्वास करती थी? बिल्कुल नहीं करती थी। देवी पूजा पे विश्वास करती थी? बिल्कुल नहीं। बलि एवं कर्मकांड पर विश्वास करती थी? बिल्कुल सही। ऋग्वेद काल में जनता जो है बलि और कर्मकांड पर विश्वास करती थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी के तट पर लड़ा गया? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लड़ा गया है? बिल्कुल नहीं लड़ा गया। कावेरी नदी के तट पर लड़ा गया है? बिल्कुल नहीं। पारुशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया है? बिल्कुल सही। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध पारुशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 33 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? कृषि था? बिल्कुल नहीं थी। शिकार था? बिल्कुल सही। रेशम कार्य भी नहीं था, ना ही व्यापार था। प्राचीन काल में आर्यों के जीवन पर उपार्जन का मुख्य कारण उनका शिकार करके अपना जीवन पालन पोषण करना था। क्वेश्चन नंबर 34 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंध हैं? अग्नि से संबंधित है? बिल्कुल सही है। वरुण से संबंधित नहीं है, ना ही विष्णु जी से संबंधित है, और ही न यम जी से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो संख्या जो संबंध है अग्नि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? अग्नि को समझा जाता है? बिल्कुल नहीं जाता है। इंद्र को समझा जाता है? बिल्कुल सही। सूर्य को भी नहीं समझा जाता है और ना ही वरुण को समझा जाता है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10 है? बिल्कुल नहीं है। 12 नहीं है। 16 है? बिल्कुल सही। हिंदू धर्म में संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है, जिनमें से अत्यु अंतिम संस्कार 16वां संस्कार अंतिम संस्कार के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मनुस्मृति से लिया गया है? बिल्कुल नहीं लिया गया। भगवत गीता से लिया गया है? बिल्कुल नहीं। ऋग्वेद से लिया गया है? बिल्कुल नहीं लिया। मुंडकोपनिषद से लिया गया है? बिल्कुल सही। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पुराणों की संख्या कितनी है? 16 है? बिल्कुल नहीं है। 18 बिल्कुल सही। 19 भी नहीं है और ना ही 21। पुराणों की टोटल संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और आज का आखिरी क्वेश्चन। वेद की मूल लिपि क्या थी? देवनागरी लिपि थी? बिल्कुल नहीं। खरोष्ठी लिपि है? बिल्कुल नहीं। पाली लिपि है? बिल्कुल नहीं। ब्राह्मी लिपि है? बिल्कुल सही। वेदों की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है में लिखे गए हैं वेद हैं। इस प्रकार को आपके 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपके 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जय हिंद।